Hello everyone, welcome to JV's IS. I'm Sakshi and welcome back to the sample practice Q&A series. So इसके पहले हमने previous years Q&A डिस्कस कर लिए हैं. आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे सेशंस देख सकते हैं. Now we are in part 3 of the sample practice Q&A. यहाँ पर हम आपके पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपका रिविजन होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अच्छे से जो है अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते जाएंगे, राइट? तो इस सेशन को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, यू कैन ज्वाइन द प्रीमियम कोर्सेज बाय JV's IS. वी आर ऑफरिंग सो मेनी कोर्सेज स्पेशली डिजाइंड फॉर यू कैंडिडेट्स. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021, दीज आर द कोर्सेज स्पेशली डिजाइंड एंड हाईली रिकमेंडेड. इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं. आप इंडिविजुअल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं सच एज फॉर इंडियन पॉलिटी, सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स, राउंड ऑफ 365, इंडियन इकोनॉमी, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी. ऐसे इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट यू कैन ज्वाइन द JV's मेंस गाइडेंस प्रोग्राम और JV's mentorship program is also there. If you have time, you can join the Super 50 program, which is designed for the candidates who have 2 years. 2 साल के लिए ये जो है प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है. आप ये सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं JV's ऐप पे. दिस इज अ मोबाइल ऐप. अपने गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो. ऐप को डाउनलोड करने के फायदे ये हैं कि यू विल गेट द डेली DNA एनालिसिस, डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस, सर का DNA वाले लेक्चर्स और सारे PDFs एंड PPT अपडेट्स एंड ऑल्सो द माइंड मैप्स. और ये सारे कोर्सेज, ये सारी चीजें आपको ऐप में मिलेंगी. डाउनलोड द मोबाइल ऐप. इट इज वेरी 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 हेल्पफुल एंड रिकमेंडेड. नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एक करके डिस्कस करना. जैसे कि मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चल रहे हैं, है ना. हमने सिलेबस में पहले क्वेश्चन सॉल्व किए फॉर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने प्रीएम्बल, फिर यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए. अब हम यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फंडामेंटल राइट्स के. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल गेट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, which of the following statements about the fundamental right mentioned in the Constitution of India they are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट के बारे में जो दी गई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? They are the part of the basic structure of the Constitution. Basic structure हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. हमने प्रीवियस ईयर्स Q&A सीरीज में भी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया. क्या क्या जो फीचर्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, हमने सब पढ़ लिया है, राइट? Second one, they are permanent in nature and can't be abolished. यानी कि फंडामेंटल राइट्स को आप एबोलिश नहीं कर सकते. They can be suspended partially और completely. तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, है ना. तो क्या सीन है परमानेंट इन नेचर? जैसे कि क्या आप खुद सोचिए कि अभी तक की हिस्ट्री में कोई सी भी फंडामेंटल राइट को एबोलिश नहीं किया गया है क्या? किसी भी फंडामेंटल राइट को हटाया नहीं गया है? हटाया गया है. किसको? इट वॉज राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है, इसको हटाया गया है. दैट मीन्स दे आर नॉट परमानेंट इन नेचर एंड दे कैन बी सस्पेंडेड पार्शियली एंड कंप्लीटली, है ना. यही मतलब निकलता है. इस स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर दीजिए. आपके पास ऑप्शन क्या बचा? 1 and 3. दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो 1 and 3 ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. Fundamental rights mentioned in the Constitution of India, they are not permanent in nature. They can be abolished by the Parliament. जैसे कि right to property हुआ था. कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में इसको क्या कर दिया गया था? इसको एबलिश कर दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यू टू मैच द बोथ द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. लिस्ट 1 में है प्रोविजंस एंड लिस्ट 2 में है उनमें क्या आर्टिकल होंगे, मतलब किस फॉलोइंग आर्टिकल्स में ये जो प्रोविजंस है वो दिए गए हैं, आपको मैच करना है. सो फर्स्ट वन, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. ऑप्शंस यहाँ पे आप देख लीजिए. राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, प्रीएम्बल, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एंड राइट टू इक्वालिटी. सो देखिए, राइट लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन ये आपको कहां पे देखने मिलता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये आपको प्रीएम्बल में मिलेगा, राइट. ये यहां से हो गया. नाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वेरी वेरी इजी, डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हो राइट टू फ्रीडम से. मेकिंग ऑफ स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, सो राइट टू इक्वालिटी में क्या इंश्योर किया जा सकता है? यानी कि स्पेशल प्रोविजन जो है वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए बनाकर दे आर इंश्योरिंग व्हाट? राइट टू इक्वालिटी. नाउ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, दिस इज द cultural and educational right. Okay,
सो ऐसे होके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बारे में जैसे बताया, ये स्टेटमेंट में आप देख लीजिए, आपको इन रिटर्न चाहिए हो तो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन प्रीएम्बल में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन, राइट टू इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मूवी हमने सबने देखी है ना, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, यानी कि आर्टिकल 15 के अंदर इनमें से किन को इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड socially backward classes, so all of them, right, under article 15 special provisions आप इन सब के अंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज 1A अवेलेबल टू द पीपल अंडर द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इंडिया में किन किन के पास है, सिर्फ उन लोगों के पास है who are under the law of the parliament specifically provided in the constitution, यानी कि freedom of press is defined specially provided in the constitution, implied in the right of freedom of expression, यानी कि right to freedom of expression में implied है, available to the people of India under executive order। तो इसका आंसर हो जाएगा implied in the right of freedom of expression। right to freedom of expression के अंदर ही आपको मिल जाएगा freedom of press, इसी का एक component आप एक तरह से मान सकते हो। India, the freedom of press is implied from the right to freedom of speech and expression, जो कि आपको मिलेगा आर्टिकल 19(1)(a) में। ये क्या बोलता है? All the citizens of India they shall have right to freedom of speech and expression, but the right is subject to reasonable restrictions imposed on the expression on this particular right on the certain purposes and article 212। तो इसमें आपके जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं, उस पर भी हम एक सवाल करेंगे, सो दैट आपका वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का जो क्वेश्चन है या फिर जो डाउट है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। Which of the following would be construed as the reasonable restriction of the right to freedom, है ना, आ गया क्वेश्चन। So when the state, यानी कि इनमें से क्या आप imply कर सकते हो will be the reasonable restriction of the right to freedom when the state disallows the candidates from securing votes in the name of the religion, when state disallows citizen from forming a club out of the state funds that denies access to women, when the state government of Nagaland disallowed temporary resident to buy immovable property in Nagaland। So इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, this is implied। अब आपको एकदम बेसिक से बता देते हैं हाउ आर्टिकल 9(2) इज देयर, जो कि बोलता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में। ठीक है, इट कन्फर्स द राइट ऑफ द स्टेट टू इम्पोज, इसके अंदर जो स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है इट कैन इम्पोज द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टू एक्सरसाइज व्हाट, एक्सरसाइज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ऑन द ग्राउंड्स, क्या ग्राउंड्स होंगे वो यहाँ पे आपको डिफाइंड है। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसके बेसिस पे इट कैन इम्पोज द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की सिक्योरिटी अगर क्वेश्चन में आ जाए। फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, public order and decency or morality, contempt of court, defamation and incitement to an offense। ये सारे जो है आपको reasons हैं, these are the grounds on which the reasonable restriction can be put on the right to freedom of expression। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। which of the following is the human right as well as the fundamental right under the constitution of India? इनमें से कौन सी राइट है जो कि फंडामेंटल राइट तो है ही भारत के संविधान के अंदर, लेकिन वो एक ह्यूमन राइट भी है ना। तो ऑप्शंस है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क एंड राइट टू हाउसिंग। सो इट इज राइट टू एजुकेशन, जो कि एक ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है। कैसे? सी, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट। सो इसके अंदर इसको ह्यूमन राइट बताया गया है, राइट टू फ्री कंपल्सरी एंड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल। तो ऐसे हो गया ये ह्यूमन राइट। फंडामेंटल राइट हम सभी को पता है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 21 में, टू फ्री इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये जो है फंडामेंटल राइट में आपको आ गया था, राइट टू एजुकेशन। नाउ
मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. इन इंडिया द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ. ये हमने क्वेश्चन कर लिया, अब उसी की बेसिस पे दूसरा टाइप का क्वेश्चन है. किसके ग्राउंड पे? वही हमने पढ़ा है, तो आई होप आपको ये अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. राइट, द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज. तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3. प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में हमने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था. ठीक है, तो ये ऑप्शन एक्सक्लूड हो जाएगा. ओके, दीज आर द ग्राउंड्स जो कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं. नाउ विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ द टाइम, लेट्स मूव अहेड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंशन्ड अंडर द सेपरेट आर्टिकल इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू द फंडामेंटल राइट. सो आप सब ये जानते हैं पार्ट 3 इज फॉर द फंडामेंटल राइट. इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा प्रोविजन है which is there in a separate article. Abolition of untouchability, abolition of titles, freedom as to payment of taxes for the promotion of any religion, on protection of interest of minorities. इनमें से क्या it is there under the separate provisions. So सारे के पास separate articles हैं. आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं. Abolition of untouchability there in article 17. आर्टिकल 18 में है abolition of title. आर्टिकल 27 में है freedom of payment of taxes for the promotion of any religion, and protection of interests of minorities is the article 29. Next question, consider the following statements. ये writs के ऊपर है. Writs of mandamus is available only against the judicial authority, not only against the judicial authority but also against the administrative authorities. Writ of prohibition is issued only against the judicial or quasi judicial authorities. इन दो statements में से क्या statement सही है? So both of the statements are correct. See, रिट्स के बारे में हम एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे सो दैट आपके जो है रिट्स के बारे में चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी. नाउ बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. रिट ऑफ मैंडेमस ये क्या होता है? इट इज इशूड टू एनी अथॉरिटी विच एंजॉयज द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल, नॉट ओनली जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बट ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. इनके लिए जो है आप क्या कर सकते हो, आप इनको रिट को इश्यू कर सकते हो. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? The main objective is to keep the public authorities within the purview of their jurisdiction while performing their duties. So क्या होता है ना, ये this is basically to what? To take up an eye of the jurisdiction. जो public authorities हैं वो अपनी duties अच्छे से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. Writs of prohibition के बारे में बात करते हैं. हाई कोर्ट इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है. किसके लिए? इंफीरियर कोर्ट्स के लिए या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए. उनको बोलते हैं बेसिकली कि एक स्टे ऑर्डर होता है कि आप जो है जो भी प्रोसीडिंग चल रही है किसी पर्टिकुलर केस पे वो बंद कर दो. ठीक है, ये होता है वेयर इट हैज नो जुरिडिक्शन टू ट्राई. रेट ऑफ प्रोहिबिशन ऑल्सो नोन एज स्टे ऑर्डर. ठीक है, जैसा कि मैंने बोला इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, बट ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पे भी किया जा सकता है. I'm sorry, which of the following writs literally means we command? So इनमें से कौन सी writ का मतलब है literally we command? So it is mandamus. Okay? We command यानी कि एक judicial remedy होता है in the form of order from a superior court to any government subordinate courts or cooperation of public authority to do. Some and also specifies act in which the body is obliged under the law to do. And in which the nature of the public duty. So क्या होता है ना, जैसे कि writ of mandamus के बारे में बताया, literally इसका मतलब होता है we command. हम बोल रहे हैं कि आपको ऐसा you have certain tasks to do and you will have to do. Now अब next सवाल पे चलते हैं. Concept of right of service originated in. ये जो right of service का जो concept है वो कहाँ पे originate हुआ? United States of America, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और चाइना. सो इट वाज देयर इन द ग्रेट ब्रिटेन. यहाँ से जो है इसका जो है शुरुआत हुई थी. अब हमारे यहाँ पे क्या है? राइट ऑफ पब्लिक सर्विस लेजिस्लेशन है ना. ये जो है स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में. हमारे यहाँ है राइट टू पब्लिक सर्विस लेजिस्लेशन जिसमें स्टैट्यूटरी लॉज हैं which guarantees the time bound delivery of the services for the various public services which are rendered by the government or to citizens, and also provides a mechanism in which the punishing of the errant public servant जो कि who is deficient in providing service under the stipulated time or statutes. यानी कि अगर कोई public servant if he fails to do this, उसके अंदर का जो है right to public service legislation आपके लिए दिया गया है.
Next question, which articles lays down that no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any religion or religious denomination? 27, 28, 29, 30 सवाल में आपसे पूछा गया है किस आर्टिकल के अंदर नो पर्सन इज कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन, यानी कि किसी के नो पर्सन यानी कि कोई भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जाएगा टैक्स पे करने के लिए फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज। सो ये दिया है आर्टिकल 27 में। बेसिकली इन अदर वर्ड, इन अ वेरी 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 सिंपल टर्म, स्टेट इसके अंदर दिया है स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि स्टेट है हमारा, क्या है हमारा स्टेट, हम नहीं मानते, स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन, राइट। तो अगर हम ये ऐसी बात करते हैं, सो कैसे हम उसको करें मेंटेन, सॉरी प्रमोट और मेंटेन कैसे करेंगे एक पर्टिकुलर रिलीजन को? दिस इज नॉट डन, राइट। So this is how Article 27 is. It talks about state should not spend the money which is collected from the public in the form of taxes to maintain or to promote any particular religion or religious denomination. हाँ, ये इसके बारे में आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डेफिनेशन है, आप यहाँ पे आराम से इसको पढ़ सकते हैं। Next question में, who among the following are entitled to get the benefits of equality before law and equal protection of law as enshrined in Article 14 of the Constitution of India? आर्टिकल 14 के अंदर इनमें से किन को equality before law, like they should get the benefits of equality before law and equal protection of law, यानी कि उनको स्टेट जो है ऐसे ट्रीट करेगा। किन किन को? ऑल द सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया, जो भी भारत में रह रहे हैं। अब इसके अंदर तो बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। ऑल द इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड, जो भी भारत के सिटीजन्स हैं वो बाहर रह रहे हैं। फॉरेनर्स जो कि टेरिटरी में रह रहे हैं हमारी इंडिया की, एंड ऑल द सिटीजन्स बोर्न इन इंडिया। इसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो सिर्फ बोर्न हुए हैं, यानी कि वो उनमें से कुछ लोग होंगे जो कि बाहर रह रहे होंगे, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सो ओनली सिटीजन्स और द फॉरेनर्स हु आर लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उनको जो है आप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ दोगे, है ना। ये है प्रोविजन बेसिकली। तो ये आपका आ जाएगा थर्ड, फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी, एंड फर्स्ट ऑल द इंडियंस लिविंग इन इंडिया। ओके, Article 14, it says that the state shall not deny to any person equality before law and equal protection of law within the territory of India. The person who is living within the territory of India, जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए नहीं है। However, it is not available to all the citizens who are born in India, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं बाहर जाके citizenships उनकी दूसरी हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को लिए है who are living in India and abroad, and also available to the foreigners who are living in this particular territory. Next question. The 44th Amendment Act of the Indian Constitution withdraws the fundamental right. Again, direct question है, freedom of religion, to constitutional remedies, to properties and against exploitation. हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। Article to property, right to property was abolished under the 44th Constitutional Amendment Act. Next question, which of the following statements about the provision of Constitution of India is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट है? तो माइनॉरिटीज जो हैं दे कैन एस्टेब्लिश देयर एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, ये स्टेटमेंट सही है। ओनली लिंग्विस्टिक एंड एथनिक रिलीजियस माइनॉरिटी कैन फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 30, यानी कि सिर्फ आर्टिकल 30 में सिर्फ लिंग्विस्टिक एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज का मेंशन है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे है ऑल माइनॉरिटीज का मेंशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज अनफेक्टर्ड राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। यहाँ पे जहां पे मैं चीजों को हाईलाइट करती हूँ आप उसको देख लीजिएगा, वहीं पे जो है कुछ ना कुछ झोल होगा। सो अनफेक्टर्ड राइट तो नहीं है। एंड An educational institution established by the religious minority loses its minority status on receiving the financial aid from the government. So ऐसा भी कुछ नहीं है। So first statement सही हो जाएगी। Minority जो है they can establish and administer the institution, educational institution of their own choice. Article 30 जैसे मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग है all the minorities shall have the right to establish an educational administer educational institution of their choice, ना कि सिर्फ कुछ। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड इन इंडिया बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में सवाल है। फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन till completion of the elementary education in the neighborhood school. Prohibition of deployment of teachers for the non-educational other than decennial census, election to local authorities like state and legislature and disaster relief. यानी कि प्रोहिबिशन करेगा टीचर्स की डिप्लॉयमेंट का सिर्फ इन सारी चीजों को छोड़ के। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें सी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट आर प्रोवाइडेड अंडर राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर आपको क्या प्रोवाइडेड है ये पूछा गया है ना। Fourth option, no children shall be denied admission into any educational institutions maintained by a state or receiving aid out of any of the state funds on the grounds of only religion, race, caste, language or any of them. See, option number 3, right of minorities to establish and administer educational institution. हमने अभी पढ़ा है ना, ये जो आ जाएगा कहाँ पे, आपके कल्चरल राइट में। तो एजुकेशनल, सी क्या होता है, दिस इज नॉट देयर इन द एजुकेशनल राइट टू एजुकेशन। आरटीई की बात करें, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो इसके अंदर दिया है राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। एंड जो था लाइक ये जो एक्ट था, इट वाज एनेक्टेड ऑन द 4th August 2009। इसमें जो है इसको एनेक्ट किया गया था, जिसमें डिस्क्राइब की गई है मोडालिटीज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन द 6 से 14 साल की एज के लिए। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है ये सारे पार्ट्स को। 3 एजुकेशनल राइट नहीं है, एजुकेशन फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 30 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू द फंडामेंटल राइट्स एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से क्या रिलेट नहीं करते फंडामेंटल राइट में? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन विद द एज ऑफ 16 to 14 years, prohibition of trafficking in the human beings, forced labors, improvement of public health and prohibition of intoxicating drink, and promotion of educational and economic interest of the weaker interest. See, these are there in the constitution, but पूछा गया है does not relate to the fundamental right. ये और ये तो आप relate कर सकते हो, but these comes under the directive principles of state policies. गांधीयन प्रिंसिपल के पार्ट हैं। इंप्रूवमेंट यानी कि पब्लिक हेल्थ में स्टेट शैल इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन शुड प्रोहिबिट द इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रिंक्स, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। ये सारी पार्ट हैं डीपीएसपी के, ना कि फंडामेंटल राइट के। तो आंसर हो जाएगा 3 and 4। ओके, सो एक एक करके डिस्कस करते हैं। 47th में बोल रहा है, State shall regard the rising levels of the nutrition and standards of living for its people and improving the public health as among its primary duties, and in particular, state shall endeavor to bring about the prohibition of consumption except for the medicinal purposes of the intoxicating drink and drug of the injurious type। यानी कि ये जो intoxicating drinks हैं उनको restrict करेगा उनका consumption except for the medicinal purposes। 46 पे आ जाते हैं, state shall promote with the special care the educational and economic interest of the weaker section। ठीक है, weaker section का हमें special care रखना है, especially the SC and ST, and shall protect them from the social justice and all form of exploitation। Next question, which of the following articles empowers all the high courts to issue the writs? इनमें से कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है सारे हाई कोर्ट्स को रिट्स को इशू करने के लिए? ठीक है, तो 226, 227, 228, 229, 226 इज द आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है काफी। ठीक है, 226 के अंदर हाई कोर्ट्स कैन इशू द रिट्स। ओके, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू द इशुएंस ऑफ द रिट्स? इसमें भी रिट्स के बारे में पूछा है कि क्या इशुएंस ऑफ द रिट्स से डील करते हैं। 32, 139, बोथ एंड नन ऑफ द अबव, बोथ। कैसे दोनों, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। 32 के अंडर आर्टिकल 32 इट हैज लाइक इट गिव्स द पावर्स टू द सुप्रीम कोर्ट टू इशू द रिट्स, and 139 give the parliament to make the laws in the exercise of the issuance of the writs। ठीक है, सो ऐसे करके दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिट्स पे है। The writ of mandamus is available for the purpose of। ठीक, एक स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाएगा, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसके पहले, लेकिन बाकी
ही चीजें आपको जानना जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन लिया है। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, मैंडेमस को फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए जो इशू किया जा सकता है, इट इज अवेलेबल फॉर दैट। कंपेलिंग अ कोर्ट और जुडिशियल ट्राइब्यूनल टू एक्सरसाइज इट्स जुरिडिक्शन when it has refused to exercise it. Directing a public official and the government not to enforce a law which is unconstitutional. So all of them are the available for mandamus. Mandamus का रीजन ही सबका ये सब है ना। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। आज के लिए हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए गाइस, इतना ही काफी है। आई होप सी इतने क्वेश्चंस काफी होते हैं आपको एक बार के रिवीजन के लिए। एक एक सेशन एक एक करके देखिए, सो दैट आपकी पूरी पॉलिटी यहां से आपको क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। नाउ अब मैं आपको बता दूं जेवीज के प्रीलिम कोर्सेज के बारे में। अगर आप 2021 के लिए अपेयर कर रहे हैं, सो it is highly recommended that you join the GS integrated courses. GS integrated courses, they are specially designed for the candidates who are appearing in 2021. जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्योंकि आपके पास अभी जो है समय काफी कम है, आपका एग्जाम बहुत ही पास में आ रहा है। अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वी हैव द मॉड्यूल कोर्सेज एज वेल फॉर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स सच एज फॉर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स। ये सारे कोर्सेज के लिए आपको इंडिविजुअल कोर्सेज भी जेवीज के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। नाउ अगर आप 2 साल के लिए, सपोज इफ यू आर अंडर ग्रेजुएट या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, फिर आप लेसर टाइम 2 साल में आपको प्रिपरेशन करनी है, दिस प्रोग्राम इज बेस्ट फॉर यू। सुपर 50 प्रोग्राम, इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग इन 2022। आराम से सुपर 50 प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जेवीज मेंस गाइडेंस प्रोग्राम इज ऑल्सो देयर एंड मेंटरशिप प्रोग्राम इज ऑल्सो देयर, सो यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ दीज। हाईली रिकमेंडेड ज्वाइन द जेवीज मोबाइल ऐप। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स, आर्टिकल्स, न्यूज अपडेट्स, डीएनए एनालिसिस, माइंड मैप से सारी चीजें मिलेंगी। सो फटाफट से जाके जेवीज के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। बाय दिस यू विल गेट द नोटिफिकेशन अबाउट द लाइव सेशन एंड ऑल द वीडियोस दैट आर गोइंग टू अपलोडेड इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन द सोशल मीडिया वेबसाइट्स सच एज फॉर फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सारे पे आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।